दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे विटामिन और मैं विटामिन का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम क्या हैं, उनसे होने वाली बीमारी कौन सी है और उन सभी विटामिन की कमी से जो भी रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं उन सभी को हमने डिस्कस किया था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। उसमें मैंने बताया था कि विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं, उनकी कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं। जो भी विटामिन की बेसिक जानकारी है वो मैंने उस वीडियो में आपको दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हो। और आज की वीडियो में हम अब प्रत्येक विटामिन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनसे होने वाली बीमारी को डिस्कस करेंगे और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जो बीमारी होती है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो हैं ए, डी, ई और के। ये जो 4 विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील हैं। और इसके बाद जो जल में घुलनशील विटामिन है वो हैं सी और बी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए को। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। आपसे पेपर में पूछेगा कि विटामिन ए की खोज किसने की थी। तो खोजकर्ता जो है विटामिन ए के उनका नाम है मैकुलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पेपर में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो विटामिन ए की जो खोज की थी वो की थी मैकुलन ने। इसके बाद हम बात करते हैं कि विटामिन ए के स्रोत कौन से हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हम खाएं जिससे हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी पूरी हो सके। पे सेब, गाजर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गाजर को लेकर पेपर में बहुत प्रश्न बना है। इसके बाद करी पत्ता, हरी सब्जियां, गोल्डन राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। सब्जी, मछली का तेल, अंडा, दूध, अंडे की जर्दी। जिसमें आपको याद रखना है गोल्डन राइस, सेब और गाजर। इसके बाद विटामिन ए से संबंधित जो भी फैक्ट पेपर में अभी तक पूछा गया है वो सभी मैंने यहाँ लिखा है। तो चलिए इनको एक एक कर देखते हैं। सबसे पहला है पके हुए आम में सर्वाधिक होता है। तो जो विटामिन ए है ये सर्वाधिक किस में होता है, तो पके हुए आम में विटामिन ए सर्वाधिक होता है और ये पेपर में पूछा गया है। ये वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील होता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। और जो इनके रासायनिक नाम है ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। अक्सर आपको 4 विटामिन देता है और उनके रासायनिक नाम देगा और आपको मैच करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट फैक्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में यकृत में उपस्थित होता है। तो जो विटामिन ए होता है ये हमारे शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में संचित होता है। तो आपसे पेपर में पूछेगा कि ये कहाँ पर संचित होता है, तो यकृत में, हमारे लीवर में ये स्टोर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन ए इन्फेक्शन से बचाता है। हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाने वाला जो विटामिन है वो कौन सा है, तो वो विटामिन ए है। पेपर में ऐसे भी पूछता है, इसलिए विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है। जो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान होता है, जो बच्चों में टीके लगाए जाते हैं, तो उसमें साथ ही साथ विटामिन ए का टीका भी लगाया जाता है क्योंकि ये एंटी इन्फेक्शन होता है तो बच्चों को इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय टीकाकरण में कौन सा विटामिन दिया जाता है, तो वो विटामिन है विटामिन ए। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है पादप के बी कैरोटीन से इसका संश्लेषण होता है और ये रेटिनॉल के रूप में यकृत में संचित होता है। तो आपसे ये पूछेगा कि ये विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हमें पादप की बी कैरोटीन सेल से मिलता है। ये यकृत में रेटिनॉल मतलब विटामिन ए के रूप में संचित होता है क्योंकि रेटिनॉल ही तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो ये हमें पादप की बी कैरोटीन सेल से मिलता है और ये रेटिनॉल के रूप में मतलब विटामिन ए के रूप में लीवर में, यकृत में संचित होता है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो जो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं वो सबसे पहला जो रोग है वो है रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, और दूसरा है जीरोपैथेलमिया। ये जो 2 रोग हैं यही दोनों पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें जो रतौंधी है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं कि रतौंधी होता क्या है।
तो रतौंधी, इसको इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें होता क्या है, कार्निया की शलाकाएं कोशिकाएं कम विकसित होती हैं, जिससे क्या होता है कि कम प्रकाश में व्यक्ति को या तो कम दिखाई देता है या दिखना ही बंद हो जाता है, और ये विटामिन ए की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि व्यक्ति की जो कार्निया होती है, उसकी जो कोशिकाएं सेल होती हैं वो कम विकसित होती हैं, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति को कम प्रकाश में या तो उसको बहुत कम दिखाई देगा या उसको धीरे धीरे दिखना ही बंद हो जाएगा। तभी जो जिसको रतौंधी होती है, आपने देखा होगा कि शाम के समय उसको नहीं दिखता है या दिखता भी है तो बहुत कम। तो रतौंधी में ये होता है और ये विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जो कॉर्निया होती है और कॉर्निया के बाद जो होता है वो होता है लेंस, और इसके बाद होता है रेटिना। ठीक है, तो ये कॉर्निया हो जाएगी, ये रेटिना हो जाएगा और ये आएगा लेंस। ठीक है, तो ये जो कॉर्निया होती है ना, कॉर्निया, तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ये कम विकसित होती हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा कि जब व्यक्ति को नेत्रदान किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को नेत्रदान दिया जाता है, तो ये जो कॉर्निया होती है ना, इसी को दान में दिया जाता है। तो नेत्रदान में कॉर्निया ही दान की जाती है। ठीक, तो आपको समझ में आई होगी कि अगर आपसे अब कोई पेपर में आता है कि नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, तो कॉर्निया जो होती है उसी का दान किया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था एक। अब हम बात करते हैं जीरोपैथेलमिया। ठीक है, तो इसमें जीरो का मतलब है सूखा, पैथेलो का मतलब है आई, और मिया का मतलब है MIA। MI का मतलब है ब्लड डिसऑर्डर। अब देखो, मिया शब्द अगर आपको कहीं लगा मिलता है, जैसे एनीमिया, थैलीसीमिया, तो इनका मतलब होता है ब्लड डिसऑर्डर। जैसे ये जो मिया है, ठीक है, MIA, अगर ये आपको किसी वर्ड के लास्ट में लगा मिलता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ब्लड का डिसऑर्डर है। जैसे एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। थैलीसीमिया क्या होता है, थैलीसीमिया में मेरे ख्याल से ब्लड शुद्ध नहीं होता है, मतलब कहीं ना कहीं ब्लड ही डिसऑर्डर होता है एक तरीके से। तो यहाँ पर जो जीरोपैथेलमिया है, इसका मतलब क्या है, तो इसे सूखा रोग कहते हैं, मतलब ड्राई आइज। तो इसे आँख का सूखा रोग कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें अश्रु ग्रंथि का स्राव बंद हो जाता है और पलकों में सूजन आ जाती है, कार्निया मोटी हो जाती है, घाव का बनना और अंततः अंधापन। अब इसमें आँख जो है वो सूखी क्यों हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो हमारी अश्रु ग्रंथि है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जा रही है, तो आंसू आना बंद हो जा रही है, पलकों में सूजन आ जाएगी, तो जो आँख है वो हमारी ड्राई आँख हो जाएगी। तो हमने विटामिन ए की कमी से जो भी रोग होते हैं, जो भी आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, उनको समझा, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या वो बीमारी है, किस तरीके की व्यक्ति को दिक्कत आती है। हम तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पहला है रतौंधी, जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें व्यक्ति को कम उजाले में या कम लाइट में उसको या तो बहुत कम दिखता है या उसको दिखता ही नहीं है। और यहीं से संबंधित एक फैक्ट और है जो मैंने अभी आपको बताया था, स्रोत। तो स्रोत में गाजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर व्यक्ति को गाजर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए गाजर कई एग्ज़ामों में रिपीट भी हुआ है। अब हम बात करते हैं विटामिन की, विटामिन डी की, जिसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे डॉक्टर हॉपकिंस। और जो भी खोज करता है, इनको आप एक साथ किसी एक पन्ने में एक साथ लिखते जाइएगा और उनको याद जरूर करना, क्योंकि खोजकर्ता से भी प्रश्न बहुत बना है। अब जो विटामिन डी का स्रोत है वो क्या है, तो विटामिन डी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। अब मैंने यहाँ पर नोट लिखा है, यह विटामिन सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है, मतलब जो विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है। आप ये मत समझ लेना कि अगर हम सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश में ही विटामिन डी है, नहीं, ऐसा नहीं। जबकि इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है और सूर्य के प्रकाश की सहायता से। विटामिन डी का निर्माण हमारी बॉडी में ही होता है, लेकिन वो तब होता है जब हम सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं। अब ये चीज़ें आपको करेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में नहीं है, हम जब सूर्य के प्रकाश में आते हैं तब हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है। अब इसके बाद है अन्न। अन्न है मछली का तेल, दूध, मांस और अंडे, ये भी विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। अब मैंने विटामिन डी से संबंधित
इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखें जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। पहला इसमें ये है कि विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन की संज्ञा दी गई है, तो विटामिन डी। ये हार्मोन की तरह कार्य भी करता है। तो आपसे पेपर में यही पूछेगा कि कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन की संज्ञा दी गई है, तो आप कहेंगे विटामिन डी। अब हम बात करते हैं मानव शरीर में पाए जाने वाले कुछ हार्मोन की। जब मैं हार्मोन का लेक्चर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, किसका क्या नाम है, किसकी क्या भूमिका है शरीर में। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो मेल में एक हार्मोन पाया जाता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल में पाया जाता है वो है एस्ट्रोजन। और इन दोनों के निर्माण में विटामिन डी ही सहायता करता है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हमने अभी बात की हार्मोन की, तो हार्मोन के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हार्मोन हमारे शरीर में जिस मात्रा में होने चाहिए उसी मात्रा में परफेक्ट होने चाहिए। अगर हार्मोन का एक्सेस होता है, अधिकता होती है, तो वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। और अगर हार्मोन कम होते हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। मतलब हार्मोन की अधिकता या कमी दोनों ही खतरनाक होते हैं। हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है तो आदमी बौना हो सकता है, ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो आदमी बहुत लंबा हो जाएगा। हार्मोन अगर कम सिक्रीट हो रहा है तो पतला हो जाएगा। हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीट निकल रहा है शरीर से तो आदमी बहुत ज़्यादा मोटा होने लगेगा। मतलब हार्मोन की अधिकता और कमी दोनों ही नुकसानदेह होती है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी को हार्मोन की संज्ञा दी गई है। अगर आपसे पूछता है कौन सा ऐसा विटामिन जिसको हार्मोन भी कह सकते हैं, तो वो है विटामिन डी। एक मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल है एस्ट्रोजन। इन दोनों के निर्माण में विटामिन डी मुख्य भूमिका निभाता है या सहायता करता है। और एक हार्मोन है पीटीएच हार्मोन। तो ये पीटीएच हार्मोन से समानता प्रकट करता है। जैसा पीटीएच हार्मोन है, कहीं ना कहीं विटामिन डी भी कुछ उसी प्रकार का है। और पीटीएच हार्मोन मैं आपको बताऊंगा जब हार्मोन का चैप्टर पढ़ा। सबसे तेज काम करने वाला विटामिन डी है। आपसे पेपर में अगर प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो सबसे तेजी से कार्य करता है, ए बी सी डी ई, तो आप कहेंगे विटामिन डी। इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के कार्य के बारे में। आहार नाल में भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करता है जो अस्थि निर्माण में सहायक होता है। तो विटामिन डी का जो कार्य है वो भोजन में से कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करना है जो अस्थि निर्माण में सहायक होता है। अब हम साथ ही साथ बात करते हैं कैल्शियम के कार्य के बारे में। तो जो कैल्शियम का जो कार्य है वो है अस्थि निर्माण। अस्थि मतलब हड्डियों का निर्माण करना, दांतों का निर्माण करना और रुधिर का स्कंदन करना। तो कैल्शियम के 3 कार्य प्रमुख हैं: अस्थि निर्माण, दांतों का निर्माण और रुधिर का स्कंदन करना। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। तो पहला है रिकेट्स, जिसे कहते हैं सूखा रोग। सेकंड है ऑस्टियोमलेशिया और तीसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। ये तीनों ही पेपर में पूछे जाते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जो रिकेट्स होता है, सूखा रोग, ये सामान्यतः बच्चों में होता है और जो ऑस्टियोमलेशिया है वो वयस्कों में होता है। तो चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया की। इसमें क्या है, वयस्कों में हड्डियां छीण हो जाती हैं और लचीली हो जाती हैं, कमर का झुक जाना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं ऑस्टियोमलेशिया में। तो ऑस्टियोमलेशिया में जो वयस्क लोग हैं उनकी जो हड्डी है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, वो कमर से झुक जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग कमर से झुके होते हैं और हड्डियां जो है वो लचीली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। ये मुख्यतः वयस्कों में ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिकेट्स की। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण जो हड्डी है वो कमज़ोर हो जाती है, कोमल व पतली अस्थियाँ हो जाती हैं, लंबी अस्थियों का झुकना, कलाई, कोहनी, घुटने में सूजन तथा दर्द हो जाता है। और ये जो होता है ये प्रायः बच्चों में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। इसमें क्या होता है, अस्थियों में छिद्र हो जाते हैं। मतलब अगर हम बोन की बात करें तो बोन में क्या होता है, ऐसे से छोटे छोटे छिद्र होने लगते हैं। मतलब एक तरीके से हड्डी जो है वो खोखली होने लगती है, तो उसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अभी विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग देखे। पहला था रिकेट्स, सूखा रोग, दूसरा था ऑस्टियोमलेशिया और तीसरा था ऑस्टियोपोरोसिस।
तो आज का जो वीडियो था वो था विटामिन ए, विटामिन डी, और मैंने आपको वो पूरी नॉलेज देने की कोशिश की है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और मुझे ऐसा लगता है कि विटामिन ए और विटामिन डी को मैंने जितना डिस्क्राइब किया है आपसे, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं बन सकता। और अगर विटामिन ए, विटामिन डी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसे हल करने में सक्षम होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।